Hello and welcome. My name is Dheeraj Kumar Gupta and today we discuss analog to digital conversion. In previous lecture we discussed the digital to analog conversion. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन देखा है जिसमें हम लोगों ने कई सारी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया है। आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्या होता है और इसे हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। So let's start today's lecture, that is analog to digital conversion. So इसमें दो बातें हैं, that is the analog and digital signal. Analog signal and digital signal. As we know that what do we mean by the analog? So we discussed the first, that is the analog. So analog क्या होता है? So the analog, any continuous signal that a time varying variable of the signal is a रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम अदर टाइम वेरिएंट क्वांटिटी। सो जो भी ये सिग्नल्स है दैट इज इन द कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है। सो ये जो सिग्नल्स होते हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होते हैं उसे हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं, सच एज टेम्परेचर और स्पीड विथ इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज इन बिटवीन। सो अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ या स्पीड की बात करता हूँ या वॉइस की बात करता हूँ तो वहां पे आपको जो सिग्नल्स मिलेंगे वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होते हैं। और जब कंटिन्यूअस फॉर्मेट में जो सिग्नल्स होते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में वैल्यू होती है, बहुत सारी वैल्यूज, इन्फिनिट वैल्यूज होती है। अब हमें इस एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है तो इन वैल्यूज को हमें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज द डिजिटल। सो डिजिटल मीन्स द डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल such as integer encoded in binary. So डिजिटल में जनरली दो ही वैल्यू होती है, that is the 1 और 0, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके की वेवफॉर्म से करते हैं। So consist of only two states, that is the binary states, और बाइनरी में भी दो वैल्यूज that is on and off. So यहाँ पे जैसे हम लोग डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यू होती है, दो कंडीशन होती है, दैट इज ऑन और ऑफ। कंप्यूटर्स कैन ओनली परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑन डिजिटल सिग्नल्स। सो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो जनरली डिजिटल सिग्नल्स के बेस पे काम करते हैं। सो जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। सो इन दिस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में हम लोग जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसे डिजिटल सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। So let's start the analog to digital conversion. So what do you mean by this analog to digital conversion? So an electronics integrated circuit which converts signals from analog, that is in the continuous form, to digital, that is in a discrete form. So जो signals होते हैं वो जो continuous format में जो signals होते हैं उसे हम लोग discrete form में convert करते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कहते हैं। प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द एनालॉग वर्ल्ड ऑफ ट्रांसड्यूसर्स एंड द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ सिग्नल्स प्रोसेसिंग एंड डेटा हैंडलिंग। सो जो भी आपका एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम लोग उसे कन्वर्ट करते हैं एंड उसे हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में जो डिजिटल डेटा होता है उसमें कन्वर्ट करके उसे डेटा को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द सिग्नल प्रोसेसिंग की इसमें या डेटा हैंडलिंग की इसमें हम लोग उसे यूज करते हैं। नाउ हियर द एनालॉग सिग्नल मीन्स द कंटिन्यूअस सिग्नल, दैट एनालॉग इट इज इन द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूअस। सो ये जो कंटिन्यूअस सिग्नल है तो एनालॉग में जैसे कि हमको पता है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं और जो हम लोग डिजिटल सिग्नल क्रिएट करते हैं सो ये डिजिटल सिग्नल जो है ये डिस्क्रीट फॉर्मेट में, मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेंगी हर एक इंस्टेंट में। जैसे जैसे ये आपका एनालॉग सिग्नल टाइम वेरिएंट के थ्रू आगे प्रोसेस होगा उस पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे हम लोग एक एक डिस्क्रीट वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे। सो इस तरीके से हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कस दिस। The analog to digital conversion is also comes under pulse code modulation, जिसको हम लोग PCM कहते हैं। सो जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है उसे ही हम लोग
पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसमें कि हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन की टेक्निक के थ्रू हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं। इन PCM, that is the pulse code modulation, an analog signal is sampled and converted to a series of binary bits. So जो हमारे पास में यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स होंगे that is in the continuous nature, तो उसे हम लोग उसके कुछ सैंपल्स क्रिएट करेंगे और उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सीरीज ऑफ द बाइनरी बिट्स में, उसको कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट डिजिटल 3 मेन स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। तो इसमें जब भी हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और इन द पल्स कोड मॉड्यूलेशन, हम ये 3 टेक्निक्स को यूज करते हैं। द फर्स्ट टेक्निक इज द सैम्पलिंग एंड होल्डिंग, सेकंड टेक्निक इज द क्वांटाइजेशन and the third technique is the encoding. So let's start the first technique, जिसे हम कहते हैं sampling and holding. लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि why डिजिटल ट्रांसमिशन, ये डिजिटल ट्रांसमिशन की जरूरत क्यों है। हम लोग एनालॉग सिग्नल को डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्या? यस, हम लोग एनालॉग सिग्नल को डायरेक्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग एनालॉग सिग्नल को डायरेक्ट ट्रांसमिट करेंगे तो वो एनालॉग सिग्नल कुछ दूर जाने के बाद वो लो हो जाते हैं, फिर हमें उसे एम्पलीफाई करके आगे ट्रांसफर करना होता है। सो हम लोग डायरेक्ट एनालॉग सिग्नल को बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करा सकते। सो इसके लिए हम लोग उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। सो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद इसके क्या एडवांटेजेस होंगे? लेस एट रिस्क टू इंटरफेरेंस कॉजेज बाय नॉइस ड्यू टू डिस्क्रीट लेवल। सो जनरली जब भी हम लोग एनालॉग सिग्नल के साथ में डील करते हैं तो एनालॉग सिग्नल में नॉइस बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होता है। सो नॉइस में डिस्टॉर्शन आते हैं, जो भी सिग्नल्स होते हैं उसमें डिस्टॉर्शंस आते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल के साथ बात करते हैं या डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो उसमें ये नॉइस का लेवल बहुत कम होता है। Easy to detect error due to the discrete level. डिस्क्रीट लेवल में जनरली जो भी एरर्स क्रिएट होते हैं तो उसे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Easy to encrypt. So the third point is the easy to encrypt. इसमें जब हम लोग जो भी डेटा होता है उसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं इन डिजिटल फॉर्मेट में। Cheaper to implement due to advancement in digital electronics. सो ये चीपर होता है देन दी एनालॉग सिग्नल्स के। अगर डिजिटल सिग्नल्स के साथ में हम लोग डील करते हैं तो वो सस्ता होता है एज कंपेयर टू दी एनालॉग केस में। इट इज सिंपलर टू स्टोर अ डिजिटल सिग्नल। सो डिजिटल सिग्नल को स्टोर करने के लिए ये जो हमारा होता है, जो प्रोसेस होती है, ये सिंपल प्रोसेस होती है ताकि इसे हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस दी सैम्पलिंग। So what do you mean by this sampling? It is a process of taking a sufficient number of discrete values at point on a waveform that will define the shape of waveform. So इसमें जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, this is the analog signal. अब इस analog signal का अगर मुझे sample create करना है तो मुझे इसकी बहुत यहाँ पे इसकी जो एनालॉग सिग्नल है, इसकी एनालॉग सिग्नल्स के कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने होंगे, कुछ वैल्यूज कलेक्ट करने होंगे और उस वैल्यूज को हम लोग सैंपल कहते हैं। और जो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे जो नंबर्स ऑफ दी वैल्यूज होते हैं, उसे हम लोग स्टोर करते हैं और उसे हम लोग सैंपल की तरह पे जानते हैं। द मोर सैंपल्स यू टेक, द मोर एक्यूरेटली you will define the waveform. So जितने ज्यादा आप सैंपल लोगे उतना ही आप एक्यूरेटली उसे जो हमारा एनालॉग सिग्नल है उसे आप डिफाइन कर सकते हो। It converts analog signal into series of impulses, each representing amplitude of the signal at given point. So जो भी आप सिग्नल्स के एनालॉग सिग्नल्स के जो सैंपल्स क्रिएट करते हो वो सभी सैंपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड पे, क्योंकि आप ये जो यहाँ पे साइन वेव्स दिख रहा है, ये जो वेव दिख रहा है, इसके एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होता है। उस एम्पलीट्यूड की बेस पे हम लोग इसके सैंपल्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो सैंपल्स आप क्रिएट करते हो, सो जितने ज्यादा सैंपल क्रिएट करोगे उतनी एक्यूरेट वैल्यू होंगी। अब जनरली जब भी आप सैंपल क्रिएट करते हो, मान लो अगर मैंने यहाँ से आपको
एक मैसेज सेंड किया जो वॉइस सिग्नल है, और वो वॉइस सिग्नल है हेलो हाउ आर यू, और ये मैसेज मैंने अगर आपको सेंड किया तो जब हम लोग रिसीवर साइड पे ये मैसेज सुनेंगे तो हमें इसी टाइप का मैसेज मिलना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये जो एनालॉग सिग्नल है उसे डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, और उसके बाद उसको अगेन हम लोग एनालॉग में कन्वर्ट करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिग्नल जब भी ट्रैवल होते हैं तो ये जब हम लोग एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग सैंपल के थ्रू क्रिएट करते हैं, और जितने सैंपल्स हम लोग ज्यादा सैंपल्स लेंगे तो उतनी ही हमें जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू है वो मिलेंगी। अब ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कितने नंबर्स ऑफ सैंपल्स लेने हैं ताकि हमें जो एनालॉग सिग्नल है वो करेक्ट हमें फॉर्मेट में हमें मिले जो हम लोग यहाँ से ट्रांसमिट करने वाले हैं। तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज द नाइक्वेस्टिक थ्योरम के थ्रू। ये नाइक्वेस्टिक थ्योरम ये जनरली बताता ये है कि आप जो सिग्नल्स आप यहाँ से ट्रांसफर करने वाले जो एनालॉग सिग्नल है उसमें हम लोग को जो सैम्पलिंग करनी है वो कितनी सैम्पलिंग करनी है। सो इसे हम लोग देखते हैं। द नाइक्वेस्टिक थ्योरम स्टेट दैट an analog signal waveform can be converted into digital format and be reconstructed without error from samples taken at equal time interval if the sample rate is equal to or greater than twice the highest frequency कंपोनेंट इन द एनालॉग सिग्नल। सो ये नाइक्वेस्टिक थ्योरम ये कहता है कि जो भी आप सैंपल क्रिएट कर रहे हो वो सैंपल आपके हायर फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स होने चाहिए, या हायर फ्रीक्वेंसी जो भी है, जो भी आपकी जो सिग्नल्स आ रही है उसमें जो भी हायर फ्रीक्वेंसी होंगी उसके 2 टाइम्स वो सिग्नल्स होने चाहिए, उसके 2 टाइम्स वो सैंपल्स होने चाहिए। तभी जो हमारा जो सिग्नल्स है, जो एनालॉग सिग्नल है वो करेक्ट फॉर्मेट में हमें डेस्टिनेशन तक हम लोग से सेंड कर सकते हैं। सो मान लो अगर हमारे पास में हायर फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज की है तो हमें जो ये सैम्पलिंग क्रिएट करना होगा हमको उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 किलोहर्ट्ज होगा, तो 8 किलोहर्ट्ज का सैंपल्स हमें क्रिएट करना होगा, तभी हमारे जो सिग्नल्स है वो क्लियरली डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। अब ये सैम्पलिंग में होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे एक सिग्नल्स दिख रहा है, ये सिग्नल्स एनालॉग फॉर्मेट में है। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा के रखा हुआ है और वो स्विच को मैं ऑन ऑफ करता हूँ, तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन ऑफ करूंगा तो स्विच में 2 ही वैल्यू होती है, दैट इज 0 एंड 1। तो ये स्विच को जैसे ही मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो यहाँ मुझे एक वैल्यू मिलना स्टार्ट होगी। मान लो इस जगह पे मैंने स्विच को ऑन किया तो यहाँ पे एक वैल्यू मिली, उसके बाद फिर से ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, इस तरीके से मैं स्विच को ऑन ऑफ करूंगा। तो ये स्विच को मुझे कितने टाइम ऑन ऑफ करने पड़ेंगे ताकि मुझे जो सैंपल है वो करेक्ट मिल सके। तो इसकी जो भी हायर फ्रीक्वेंसी है उसके बेस पे मैं स्विच को ऑन ऑफ करूंगा और इतने टाइम स्विच को ऑन ऑफ करूंगा कि ताकि मैं यहाँ पे सैंपल्स ले सकूं। तो वो जब भी मैं ऑन ऑफ करूंगा तो जहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो भी आपको वेव दिख रही है, एनालॉग सिग्नल दिख रहा है, उसको मैं यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और ये जो डेटा दिख रहा है यहाँ पे ये डिजिटल फॉर्मेट में। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया, फिर से यहाँ पे ऑन किया, फिर इसको ऑफ किया, फिर ऑन किया। इस तरीके से ये जो सैंपल वैल्यू है वो मैंने यहाँ से कलेक्ट किया। तो सैंपल प्रोसेस हम लोग इस तरीके से डील करते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। सो सैम्पलिंग एंड होल्ड, in this process we take analog signals which is in continuous form। so जो भी हम लोग सैम्पलिंग लेंगे तो एनालॉग सिग्नल वो जो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में वो हम लोग लेंगे। उसके बाद measuring analog signals at uniform time interval, ideally twice as fast as what we are sampling। सो ये जो एनालॉग सिग्नल है इसको हम लोग इसके सैंपल्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि अभी मैंने इसके पहले आपको बताया है। तो जैसे मैं उसको ऑन ऑफ करूंगा तो यहाँ से मुझे एक सैंपल मिलेगा, दूसरा सैंपल, इस तरीके से मैं ये एनालॉग सिग्नल के हर एक पॉइंट पे एक एक सैंपल क्रिएट करूंगा। और ये सैंपल मुझे ऐसे लेना है कि ट्वाइस, जो कि हमारा नाइक्वेस्टिक थ्योरम बताता है कि ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके बेस पे इस तरीके से मैं सैंपल क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट है
इसी के बाद फिर हम लोग डिजिटल सिस्टम वर्क्स विथ डिस्क्रीट स्टेट टेकिंग अ सैंपल फ्रॉम ईच लोकेशन। सो जितने भी मेरे को यहाँ पे सैंपल्स मिले हैं हर एक लोकेशन की ये सैंपल्स को मैं कलेक्ट करूंगा और इस तरीके से ये सैम्पलिंग की प्रोसेस में परफॉर्म करता हूँ। इसके बाद हम लोग जो सैंपल्स वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये जो सैंपल्स मिले हैं, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्ट सैंपल एंड होल्ड सिग्नल डिजिटल अप्रोक्सीमेशन, तो वो सैंपल्स को हम लोग होल्ड करेंगे और उसको अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज पे यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सैंपल्स क्रिएट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक which is useful in analog to digital conversion or pulse code modulation. Now, the different sampling methods of PCM, that is the pulse code modulation. तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती है सैम्पलिंग की, जिसमें से द फर्स्ट है दैट इज द आइडियल सैंपल। ये आइडियल सैंपल में सिंपल हम लोग जो है, मैंने अभी आप इसके पहले बताया कि हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक एक जो सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एक एक वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एक वैल्यू स्टोर किया, इसे हम लोग आइडियल सैंपल कहते हैं। सेकंड जो टाइप होता है सैम्पलिंग का, जिसमें कि हम नेचुरल सैम्पलिंग कहते हैं। इस नेचुरल सैम्पलिंग में आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ से जो एक वैल्यू हमने लिया है इस वो पोजीशन पे, तो इस तरीके से एक स्लोप में हमें एक वैल्यू मिलती है। इसको यहाँ से यहाँ तक हमने ऑन करके रखा है, तो यहाँ पे एक वैल्यू मिली, इसके बाद यहाँ पे 0 है, इसके बाद फिर से यहाँ पे एक वैल्यू मिली जहाँ पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। सो इस तरीके से इस स्लोप के बेस पे हमें एक एक वैल्यू मिलती है, जहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, वो जहाँ पे वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक वैल्यू मिली है। इस तरीके के जो सैम्पलिंग होती है उसे हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग कहते हैं। थर्ड जो होता है दैट इज द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। यहाँ पे जब भी हम लोग 1 लेते हैं तो इस तरीके से एक हम लोग फ्लैट जो सैंपल है वो बना देते हैं, फिर यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, इस तरीके से हम लोग सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं। तो इस टाइप के सैम्पलिंग को हम लोग फ्लैट टॉप सैम्पलिंग कहते हैं। Now next is the quantization. So what do you mean by this quantization? Quantization is the process of changing a continuous amplitude signal into on with discrete amplitudes. To communicate sampled value, we send a sequence of beats that represent the quantized value. सो दी क्वांटाइजेशन क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जो क्या करता है, चेंज करता है कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल्स के बेस पे, और उससे हम लोग जो डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड है उसकी हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि सैम्पलिंग के बेस पे हमने ये जो सिग्नल क्रिएट किया था, इस सिग्नल से हमें सैंपल्स मिल चुके हैं। अब इस सैंपल्स को हम लोग क्या करते हैं, क्वांटाइज सिग्नल्स मतलब क्वांटाइजेशन क्रिएट करते हैं। सो क्वांटाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसके हम लोग कुछ लेवल्स असाइन कर देते हैं और उस लेवल के बेस पे एक नंबरिंग हम लोग असाइन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि जब भी हम लोग इसको क्वांटाइज करते हैं, क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि उससे रिलेटेड आसपास की जो वैल्यूज है वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो आपको दिख रहा है सिग्नल, यहाँ पे इसके ऊपर में थोड़ा सा सिग्नल था और इसके ऊपर में और थोड़ा सा सिग्नल था, लेकिन जब हम लोगों ने इसको क्वांटाइज किया तो इसको हम लोग एक ही लेवल पे ले लिए, दैट इज इन द 4 लेवल पे ले लिए। उसके बाद में जो सेकंड वाला पीक है उसको भी आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, इससे ऊपर वाले जितने थे इसको हम लोगों ने कंसीडर कर दिया 0 और इस पे इस सिग्नल्स को भी हम लोग एक लाइन पे ले लिए। इसी टाइप से हर एक सिग्नल्स को हम लोग हर एक वैल्यूज असाइन करते हैं और उस वैल्यूज के बेस पे उस सिग्नल को उस जगह पे फिक्स कर देते हैं। अब इसमें अगर हम लोग यहाँ इसकी जो लेवल्स है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हमने इसकी लेवल्स असाइन करके रखी है 7। जैसे कि आप यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये 7 लेयर्स, यहाँ पे 7 वैल्यूज को हम लोगों ने असाइन किए हैं। और जो ये 7 जो वैल्यूज है इसके बेस पे यहाँ पे हम लोगों ने उसको कोड्स मतलब इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया।
सो डिजिटल फॉर्मेट में हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट किया, ये जो 7 है 0 को पकड़ के 8 होता है, तो इस तरीके से इसकी हर एक वैल्यूज हमने यहाँ पे असाइन कर दी और इसके बेस पे ये जो सिग्नल्स थे हमारे में जो सैंपल्स था उसको हम लोगों ने हर एक लेवल के बेस पे यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज को असाइन की है। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग इसकी लेवल्स बढ़ाते जाते हैं तो अब इसकी लेवल्स हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? लेवल्स बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल आउटपुट इज इक्वल टू n bits per sample, that is the quantization level, that is m is equal to 2 to the power n। मतलब यहाँ पे 2 to the power n के फॉर्मेट में ये जो वैल्यूज की जो लेवल्स है ये हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 to the power अगर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पे 4 वैल्यू आती है, तो मैं यहाँ पे 4 नंबर्स असाइन कर सकता हूँ। जैसे वहां पे 2 to the power 3 करता हूँ तो यहाँ पे जो 3 बिट्स मैं एट ए टाइम यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ और 3 बिट के अंदर में यहाँ पे पूरी 8 वैल्यूज यहाँ पे मैंने असाइन की है। वैसे अगर मैं इसकी और लेवल बढ़ाता हूँ 2 to the power अगर मैं 4 कर देता हूँ तो 4 करने के बाद में 16 वैल्यू में मतलब इसके पास वाली भी असाइन कर दूंगा और ये जो पास की जो वैल्यू को मैं यहाँ पे राउंड किया था क्वांटाइजेशन में, ये राउंड ना करते हुए उस लेवल पे वो आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एनालॉग सिग्नल्स है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएंगी और वो आपको जब आउटपुट में उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेजेस क्या है कि उसके बीट्स बढ़ते जाएंगे। हम लोग जितने बीट्स बढ़ाएंगे उतने हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे बीट्स बढ़ते जाएंगे। सो इस तरीके से हम लोग क्वांटाइजेशन परफॉर्म करते हैं। सो इन दिस क्वांटाइजेशन सेपरेटिंग द इनपुट सिग्नल इनटू अ डिस्क्रीट स्टेट विथ के इंक्रीमेंट्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बीट्स बढ़ाते जाते हो तो एक्यूरेसी उसकी बढ़ते जाती है। जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स के जो हम लोगों ने सैंपल्स लिए थे उसकी एक्यूरेसी बढ़ते जाएंगी। सो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? k इज इक्वल टू 2 to the power n, n मीन्स द नंबर ऑफ बीट। सो द नंबर ऑफ बीट्स जो होते हैं वो हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो उसकी जो हम लोग की जो लेवल्स है, जिस स्केल में मैंने आपको बताया था वो स्केल के जो लेवल्स है वो बढ़ते जाएंगे और एक्यूरेसी हमारी बढ़ते जाएंगी। एनालॉग क्वांटाइजेशन साइज, इसको हम लोग जनरली एक फॉर्मूले के थ्रू इंडिकेट करते हैं, दैट इज q इज इक्वल टू द v max माइनस v min divided by 2 to the power n and q is the resolution। so the resolution क्या है? q है। ये q फाइंड आउट करने के लिए हमें इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। सो इन दिस क्वांटाइजेशन एंड कोडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल को, यूज द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। उसके बाद में हम लोग अप्लाई 2 बिट कोडिंग। अब यहाँ पे मैंने देखो कि 2 बिट की कोडिंग अप्लाई की है, तो 2 बिट की कोडिंग में जो सैंपल्स मिल रहे हैं वो मुझे दूर दूर मिलेंगे। जैसे कि ये सैंपल्स को मैंने यहाँ पे अगर कोड असाइन करता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने कट कर दिया, इसको कट कर दिया और बाकी का जो है ये यहाँ से आपको एक फ्लैट लाइन मिल गई। फिर यहाँ से इतना सिग्नल कट करके यहाँ से यहाँ तक लिया मैंने। इस तरीके से परफॉर्म होगा 2 बिट की कोडिंग पे। सो 2 मतलब 2 to the power 2 दैट इज दी 4। यहाँ पे 4 वैल्यूज में इसको असाइन किया। इसी को अगर मैं आगे चल के आपको यहाँ पे बढ़ाता हूँ, दैट इज अप्लाइंग 3 बिट कोडिंग। अगर मैं 3 बिट अगर यहाँ पे लेता हूँ तो इसकी जो वैल्यूज है ये इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे जो इसके पहले वाले डायग्राम में यहाँ पे जो फ्लैट आ रहा था, अभी ये क्या किया, एक वैल्यू और उसको असाइन कर लिया। जैसे कि इसके प्रीवियस फिगर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लैट है, लेकिन अगर मैं ये नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देता हूँ तो बिट्स बढ़ाने से यहाँ पे 3 बिट्स ले लिया मैंने, तो ये जो था ये फ्लैट था पर एक ही लाइन में था, अभी ये एक लेवल और उसमें आ गया। मतलब इसमें क्या हुआ, उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई। अभी यहाँ पे इतना जो सिग्नल है अभी भी ये वेस्ट जा रहा है, तो अगर मैं इसकी एक्यूरेसी और बढ़ाऊंगा, अगर मैं इसको नंबर ऑफ बीट अगर 4 कर देता हूँ तो ये इसको भी, इसके भी कई पार्ट्स होंगे, इसके 16 पार्ट होंगे और 16 पार्ट में ये वैल्यू भी उसमें असाइन होंगी। सो दिस इज दी क्वांटाइजेशन टेक्निक। सो इस क्वांटाइजेशन टेक्निक में जनरली हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो भी हमारे पास में एनालॉग सिग्नल मिले हैं उसे हम लोग नंबर ऑफ बीट्स जो है उसके लेवल्स पे उसको असाइन करते हैं, उसकी रेंज असाइन करते हैं और वो डिपेंड करता है 2 to the power n के फॉर्मेट में। सो n मींस द नंबर ऑफ बीट। जितने नंबर ऑफ बीट आप बढ़ाते जाओगे उतनी आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलते जाएंगी।
लेकिन यहाँ पे आपकी बीट्स बढ़ते जाएंगे। सो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट इंफॉर्मेशन विथ एडिशनल बीट्स। सो जितने आप बीट ऐड करोगे उतनी उसकी एक्यूरेसी बढ़ते जाएंगी। मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम 12 has the max of 10 bits. So 12 के जो मैक्सिमम उसमें आपको 10 bits आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। Now next one is the quantization error. So ये quantization error क्या होता है? जैसे कि अभी हमने देखा कि जो भी हम लोग रेंज अप्लाई करते हैं, जो भी नंबर ऑफ बिट्स अप्लाई करते हैं, अगर वो नंबर ऑफ बिट्स कम है तो उसमें जो आपकी जो वैल्यू आएंगी उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज मिसिंग होगी या कुछ ना कुछ वैल्यू छूट जाती है, एंड दैट वैल्यू इज दी, वो जब भी हम उसमें क्वांटाइजेशन करते हैं तो उसे हम लोग क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपकी हाइट पूछता हूँ तो आप मुझे अपनी हाइट बताते हैं दैट इज दी 4 फीट 11 इंच, बट दैट इज दी एनालॉग इन नेचर। जैसे अगर मैं आपकी हाइट बोलता हूँ तो वो एनालॉग नेचर होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट 4 फीट 11 इंच हो, वो मे भी हो सकता है 4 फीट 11 इंच 3 सेंटीमीटर एंड 5 mm, इस टाइप से भी आपकी हाइट हो सकती है। सो दैट जो आपने बाकी का जो आपने छोड़ दिया दैट इज दी, जो सेंटीमीटर और mm छोड़ दिया, दैट कम्स अंडर दी एरर। सो यहाँ पे भी इसी टाइप से जो भी हम लोग क्वांटाइजेशन परफॉर्म करते हैं उसमें जो भी वैल्यूज, थोड़ी बहुत जो वैल्यूज होती है उसे हम छोड़ के एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है उसे हम लोग मार्क करते हैं। सो दैट कम्स अंडर दी क्वांटाइजेशन एरर, उसे हम लोग क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड क्वांटाइज्ड वैल्यू। सो जो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो क्वांटाइज वैल्यू होती है, क्वांटाइज में हम लोग राउंड करते हैं उसे, क्योंकि हमें डिस्क्रीट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, बट एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है, उसे हम लोग क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं। द मोर जोन विल रिजल्ट इन स्मॉलर एरर बट मोर बीट आर रिक्वायर्ड टू एनकोड डेटा। सो जनरली होता क्या है कि अगर आपको एरर कम होना चाहिए, इसके लिए हमें बीट्स बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितने नंबर ऑफ हम लोग बीट बढ़ाएंगे तो एरर कम होते जाएगा। अ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द क्वांटाइजेशन एरर। सो इसमें एक जो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन जो टेक्निक होती है उसे हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो क्वांटाइजेशन एरर है वो कम हो सके। सो वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, इन दिस हम लोगों ने ये जो साउंड वेव्स है उसकी सिग्नल्स यहाँ पे लिए हुए। सो साउंड वेव्स की ये एनालॉग सिग्नल है और इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्वांटाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर स्केल पे जो वैल्यूज है नंबर ऑफ बीट्स उसको असाइन करते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्वांटाइज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये मिडल में जो सिग्नल्स है वो काफी ज्यादा है जो है, और जो आउटसाइड आप देखते हो इसके तो वो सिग्नल्स कम होते जाते हैं। यहाँ पे कहीं सिग्नल है कहीं पे नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस में अगर हम लोग नॉर्मल क्वांटाइजेशन टेक्निक का यूज करेंगे तो वो कई सारे इस वैल्यू को राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देगा और उससे हमें क्वांटाइजेशन एरर क्रिएट हो सकता है। सो ऐसे जगहों पे हम लोग ऐसे जो सिग्नल्स है तो उसमें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। वहां पे जो स्केल होती है, जहां पे ज्यादा सिग्नल्स है वहां पे स्केल की जो हाइट होती है वो कम रखते हैं, और जहां पे सिग्नल्स बढ़ते जाते हैं वहां पे हम लोग इसकी जो स्केल है उसको दूर दूर कर देते हैं, और इस तरीके से हम लोग जो इसकी वैल्यूज है वो फाइंड आउट करते हैं और इसके थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, और इससे जो हमारा एरर है वो कम हो जाता है, दैट इज दी क्वांटाइजेशन एरर कम होता है विद द हेल्प ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन यूज करने से। सो दिस इज दी नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। नाउ वी डिस्कस दी एनकोडिंग। सो दिस इज दी थर्ड टाइप कि जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि जब भी हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन परफॉर्म करना होता है तो हम लोग पहले सैम्पलिंग करते हैं, फिर क्वांटाइजेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद एनकोडिंग परफॉर्म करते हैं।
So the encoding assign binary number to those amplitude values. So जो ये encoding है ये क्या होता है, ये असाइन करते हैं कि जो भी हमें क्वांटाइजेशन के बाद में जो वैल्यूज मिलती है उस पे हम लोग बाइनरी नंबर्स असाइन करते हैं। जो बाइनरी नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यूज हम लोग देखते हैं कि आप डिपेंड करता है ये जो नंबर्स असाइन होते हैं, दैट इज दी 2 to the power n के फॉर्मेट में। The encoder encodes the quantized sample. Each quantized sample is encoded into an 8-bit code word by using a law in the encoding process. So generally जब भी हम लोग इसको encoding परफॉर्म करते हैं, so encoding में जो quantized signals जो हमें मिलते हैं, जो quantized हमारे जो signals होते हैं, उस signals को हम लोग particular values के रूप में असाइन करते हैं। So यहाँ पे हम लोगों ने 8-bit कोड वर्ड जनरेट किया है। इसके आप इसको आप बढ़ा सकते हो। So इसमें जो भी हमारे जो वैल्यूज आती है दैट इज डिजिटल फॉर्मेट में, उसे हम लोग कोड वर्ड कहते हैं। असाइनिंग अ यूनिक डिजिटल कोड टू ईच स्टेट फॉर इनपुट इनटू द प्रोसेसर। सो जो भी आपके इनपुट्स मिल रहे हैं, जो यूनिक डिजिटल कोड जो जनरेट हो रहा है, उस कोड को हम लोग असाइन करते हैं, उसे हम लोग पर्टिकुलर एक स्टेट के फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं एंड वो जो इनपुट्स होता है उसे हम लोग असाइन करते हैं प्रोसेसर को, और उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। और वो जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं उसे हम लोग जो टेक्निक है दैट इज डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन टेक्निक को यूज करके उसे हम एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। नाउ have the digital data which is the final result. So भी जो हमारे पास में जो डिजिटल डेटा मिला है वो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है जिसे हम लोग को आगे प्रोसेस करना होता है। सो इस तरीके से हम लोग जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है उसे परफॉर्म करते हैं, या इसी को हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसके अंडर में हम लोगों ने जैसे कि 3 टेक्निक देखी, दैट इज सैम्पलिंग एंड होल्डिंग, उसके बाद में क्वांटाइजेशन और फिर एनकोडिंग। विद द हेल्प ऑफ दिस 3 टेक्निक वी कैन परफॉर्म द एनालॉग सिग्नल को हम लोगों ने डिजिटल में कन्वर्ट किया और वो डिजिटल सिग्नल को आगे हम लोग प्रोपोगेट करते हैं। सो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द analog to digital conversion or pulse code modulation. So okay, bye bye.